हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। अभी हमारा एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स का कोर्स चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे। साथ में लक्ष्मीकांत रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको भी हम इसमें साथ में देखते हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम, और उसके बाद लक्ष्मीकांत जो है वहाँ से भी लोकल गवर्नमेंट के नोट्स पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हमारा जो पॉलिटी है वो अच्छे तरीके से इस हिसाब से क्लियर हो जाए कि आपको डिफरेंट जगह पे नोट्स ना ढूंढने हो। जिन बुक से एग्जामिनर पूछता है एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत, उसको आप थरली कर लेंगे अच्छे से, और वो एक ही जगह पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है, और वो भी फ्री में। और आप जानते हैं मेरे कंटेंट को, मैं हर चीज़ को बहुत ही बेसिक तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका पूरा जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है इंडियन पॉलिटी को लेके वो कंप्लीट हो जाए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट IB एग्जाम्स। वहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑलरेडी पहले चैनल बना हुआ था, हमने चेंज नहीं किया इसको। तो बेसिकली यहाँ पे जा सकते हैं आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो सारे अपडेट्स हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, कब होंगी, कितने बजे, वो सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज हमारे पास टॉपिक्स हैं लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर मैंने टॉपिक्स क्यों बोला, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट में सिर्फ पंचायत नहीं है आपके पास म्यूनिसिपैलिटीज़ भी हैं। फिर हमें ये टॉपिक्स भी देखने पड़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स एकदम से तो स्टार्ट नहीं हुआ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो पहले से ऑलरेडी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स थे वो क्या सोचते थे लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, उसी से करेंगे आज हम क्लास स्टार्ट, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटीज को लेके और जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछते हैं यूपीएससी एग्जाम में वो आपकी ठीक हो जाए। पहले बोलते हैं वाई लोकल गवर्नमेंट्स। अब देखते हैं, गीता राठौड़ बिलोंग्स टू अ जमोनिया तलब ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ से वो बिलोंग करती हैं, सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। उनको सरपंच इलेक्ट किया गया 1995 में एक रिजर्व्ड सीट से, जो 1/3 सीट रिजर्व्ड होती हैं, ये आपको सबको पता होगा। लेकिन अभी उस सब चीज़ को भूल जाइए, अभी सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेकिन 2000 में क्या हुआ, द विलेज पीपल रिवॉर्डेड हर फॉर हर एडमिरेबल वर्क बाय इलेक्टिंग हर अगेन। दोबारा उसके अच्छे काम की वजह से वहाँ के लोगों ने उसको दोबारा, उसके जो पंचायत के लोग थे या फिर गांव के लोग थे, उन्होंने उसको दोबारा इलेक्ट कर दिया। ठीक है, गीता एक ऐसी लीडर थी जिन्होंने पॉलिटिकल फार साइटेडनेस दिखाई, दूर तक का दूरदर्शी थी, वो दूर तक देखती थी। उन्होंने ठीक है क्या किया अपने पंचायती राज में, रेनोवेट किए वाटर टैंक्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास नलें थोड़ी होती हैं हर, अब तो वो ड्रिंकिंग वाटर का हम लोगों ने निकाला है जल अभियान, लेकिन उससे पहले ऐसा थोड़ी होता था। अभी भी बहुत सारे गाँव में सिर्फ या तो वाटर टैंक्स होते हैं या फिर कुएँ होते हैं। उन्होंने स्कूल बिल्डिंग्स बनाई, जिसकी बहुत कमी है उसमें, अच्छी बात है। विलेज रोड्स बनाए, फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस और जो अट्रॉसिटीज़ होती हैं विमेन के रिलेटेड उनको ठीक किया। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थी वो क्रिएट की, और एनकरेज किया कि आप और पेड़ उगाएं, एफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, और वाटर मैनेजमेंट के लिए एनकरेज किया अपने गांव के अंदर। ठीक है, एक और स्टोरी हम देखते हैं। देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ येट अनदर वुमन अचीवर। अब ये विमेन अचीवर की बात कर रहे हैं हम, जो विमेन थी जिन्होंने अचीव किया। वो प्रेसिडेंट थी, सरपंच, ठीक है, ग्राम पंचायत की, वेंगाई वसल जो विलेज है तमिलनाडु में, उसमें 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 हेक्टेयर जो लैंड के थे वो 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलॉट कर दिए। ठीक है, और ये जो लैंड थे, ठीक है, ये जो पीस ऑफ लैंड था ये इसी ग्राम पंचायत में था जिसमें ये हुई हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट सरपंच हैं। इंस्ट्रक्शन जब आई हाई अथॉरिटीज से, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कांचीपुरम, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कांचीपुरम के, उन्होंने बोला प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत को या सरपंच जो है ग्राम पंचायत की, कि एक रेजोल्यूशन पास करो, ठीक है, एंडोर्स करो कि ये अलॉटमेंट जो है इस लैंड का, ये जो डिसाइडेड है कि इसलिए यूज़ होगा, सबको मना लो और सबको बता दो कि इस चीज़ के लिए यूज़ होगा। प्रेसिडेंट और जो ग्राम पंचायत थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ऐसा ऑर्डर पास करने से, और फिर कलेक्टर ने बोला कि भैया वो नहीं मान रहे हैं तो आप जब्त कर लीजिए ज़मीन, अक्वायर कर लीजिए फोर्सफुली, अगर वो खुद नहीं मान रहे हैं तो। ग्राम पंचायत ने रिट पिटीशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट के अंदर कलेक्टर के एक्शन से। रिट पिटीशन आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का पता होगा आपको। सिंगल जज बेंच जो है हाई कोर्ट के, उन्होंने बोला कि जो कलेक्टर का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, और इसके लिए पंचायत की कंसेंट चाहिए ही नहीं।
ठीक है। उसके बाद पंचायत ने क्या किया, जब सिंगल जज के ऑर्डर से वो खुश नहीं थे तो एक डिवीजन बेंच को बोला, एक से ज़्यादा जो लोग बैठते हैं डिवीजन बेंच, उसको बोला। डिवीजन बेंच ने अपने ऑर्डर में क्या बोला कि जो सिंगल जज का ऑर्डर है वो गलत है और उसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑर्डर, जो ये क्या है, द जजेस हेल्ड दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर अमाउंटेड टू नॉट ओनली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पावर्स ऑफ पंचायत्स। ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, वो सिर्फ, उसने सिर्फ जो पंचायत है उसकी पावर्स को खराब नहीं किया, लेकिन उसने वायलेशन किया किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का, पंचायत का। पंचायत को ये पावर दे कौन रहा है? पंचायत, ये जो ये पावर थी कि पंचायत की कंसेंट की बात ही हुई पहले, पंचायत कंसेंट, ये बेसिकली एकदम से ओरिजिनेट कंट्री में कैसे हुआ? ये शुरुआत से कोशिश चल रही थी, और जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने लोकल गवर्नमेंट्स को इतना एम्पावर कर दिया कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का फायदा ये होता है कि जैसे ही आप उस अथॉरिटी के खिलाफ कुछ करने लगेंगे तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। सीधा सीधा मतलब इसका ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये दोनों स्टोरीज जो हैं ये एक दूसरे से अलग इंसिडेंट्स नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिकली वो छोटी छोटी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और जो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्रिएट हो गई, ये उसके बारे में है। स्पेशली तब जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को 1993 में, जो मैंने भी बताया। लोकल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, वो कहाँ पे होती हैं, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो गवर्नमेंट होती हैं जो लोगों से, आम लोगों से बहुत क्लोजेस्ट होती हैं, क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट द गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व, जो दिनचर्या की जो चीज़ें हैं गांव की वो देखती हैं या शहर की, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स की उनको देखती हैं। लोकल गवर्नमेंट बिलीव करती है कि जो लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट है वो किसी भी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हो तो क्या बोलते हैं कि आदमी, एक इंसान जो होगा, जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं, वो डिसाइड करेंगे, और उनका जब से सबसे ऊपर होता है हर चीज़ से, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो डेमोक्रेसी है। तो बेसिकली क्या है, अगर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग बनाना है तो आपको लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स देनी होंगी। अब जो आदमी गांव के अंदर बैठा है, जो इलेक्ट ही नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो उसने तो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ही नहीं लिया। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग अगर बनानी है तो उन लोगों तक वो पावर पहुंचानी ज़रूरी है। प्लीज़ माइंड दीज वर्ड्स। ठीक है, प्लीज़ माइंड, ये यूपीएससी यहीं पे खेलता है। पावर्स ऑलरेडी हैं, डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, आपको उन तक लेकर आनी है। और वो कैसे हुआ, जब आपने लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ये ज़रूरी है एफिशिएंट और पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडवांटेज क्या है कि इट इज़ सो नियर टू द पीपल, ये कन्वीनियंट होती है लोगों के लिए, और उनके लिए कन्वीनियंट होता है लोकल गवर्नमेंट तक जाना, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके क्विकली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। इतना ट्रैवल करके आपको किसी डिपार्टमेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है शहर में, आप यहीं से सब चीज़ें हो सकती हैं। गीता राठौड़ की जो स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी हमने देखी थी, वहाँ पे हमने देखा था कि वो एक सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ पाई थी, क्योंकि उनका प्रोएक्टिव रोल था एज अ सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत। वेंगाई वसल विलेज जो था इज एबल टू रिटेन इट्स लैंड, वो अपना लैंड वापस ले पाए, और उनके पास वो राइट टू डिसाइड था व्हाट टू डू विद इट बिकॉज ऑफ द रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ इट ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स। फिर उन्होंने डिसाइड करने की पावर थी उनके पास कि वो क्या करेंगे इस लैंड का, उनके पास वो पावर्स बची। तो लोकल गवर्नमेंट्स क्या हैं, दे कैन बी वेरी इफेक्टिव किस में, अगर आपको लोकल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो लोकल गवर्नमेंट्स का सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज क्या है कि वो प्रोटेक्ट करती है लोकल इंटरेस्ट्स को। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो, सिर्फ नाम नाम का ना हो, उसका असली में कुछ मतलब भी हो। अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, आप अकाउंटेबल ठहरा सकें किसी को, जिनके पास पावर्स हैं, जिनको आपने पावर्स दी हैं, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकें कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं और उनके लिए वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, अगर कोई स्ट्रॉन्ग आप लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन का ध्यान रखेंगी और पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी, इनका ध्यान रखेगी। गीता राठौर की जो स्टोरी है, इट इज़ वन ऑफ दैट कमिटेड पार्टिसिपेशन। उन्होंने कमिटेड होकर पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट किया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जो शहर था, जो गांव था, ठीक है, उसका पूरा हुलिया ही बदल दिया।
ठीक है। और जो दूसरा विलेज, दूसरी स्टोरी पढ़ी थी हमने, उनके एफर्ट से क्या हुआ, वो अपने लैंड्स को वापस ले सके। एंड इट वाज एन एग्जांपल ऑफ अ मिशन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, कि आपके पास पावर्स हैं और हम ही ने आपको दी हैं, तो याद रखिएगा कि हमारे लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको करनी होंगी। ये लेवल है लोकल गवर्नमेंट का, दैट कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे लोग, आम लोग भी डिसीजन मेकिंग में हो सकते हैं जब उनकी लाइव्स की बात आए, उनकी नीड्स की बात आए, एंड अबव ऑल देयर डेवलपमेंट। उसमें कॉमन सिटीजन्स का खुद का होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है किसी डेमोक्रेसी में, टास्क विच कैन बी परफॉर्म लोकली शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल। वाटर टैंक्स को रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती हर गांव के अंदर। ज़रूरी है कि जो लोकली परफॉर्म हो सकते हैं टास्क, उनको लोकल हैंड्स में ही देना चाहिए, लोकल लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के। कॉमन पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा फेमिलियर होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के साथ रादर देन स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस भी नहीं देखे होंगे, वो ज़्यादातर पंचायत में या फिर अपनी म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं। और ये सच बात है, आप खुद देख लीजिएगा, आप सिर्फ आखिरी म्यूनसिपैलिटी तक गए होंगे, अभी स्टेट डिपार्टमेंट या सेंट्रल डिपार्टमेंट तो कभी पहुंच ही नहीं पाए होंगे। वो भी क्या होते हैं कि वो कंसर्न्ड होते हैं कि विद व्हाट लोकल गवर्नमेंट डज, वो क्या कर रही हैं उनकी, या किस चीज़ में फेल हुई है उनकी लोकल गवर्नमेंट, तो वो ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, क्योंकि इनका जो ये काम है वो पूरा का पूरा निर्भर करता है एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन देयर डे टू डे लाइफ, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। इसीलिए बड़े ज़्यादा कंसर्न होते हैं कॉमन पीपल जो हैं लोकल गवर्नमेंट्स को लेके। इसलिए स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट्स इज स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स एकदम से नहीं बनी थी, जैसे मैंने बोला था, तो ये आई कहाँ से। अब देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इंडिया में ग्रो कैसे हुई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है उसके बारे में। ये माना जाता है कि सेल्फ विलेज गवर्निंग कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो इंडिया के अंदर बहुत पहले से थी इन द फॉर्म ऑफ सभाज। आपको याद होगा, हमने ऋग्वेदिक एज में, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में देखा था हमने, जिनको विलेज असेंबलीज बुलाया जाता था। नाडू जो हैं वो सब आपको याद होंगे जब आप चोला एम्पायर को देखते हैं। साउथ इंडिया के अंदर सभा का बहुत बड़ा वो था, और नॉर्थ इंडिया में भी था। वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो बॉडीज़ हैं उन्होंने पंचायत की फॉर्म ले ली, एक असेंबली ऑफ 5 पर्सन्स, 5 लोग होते थे और उनकी असेंबली होती थी, और बाकी सब लोग होते थे पंचायत गांव के अंदर। ये पंचायत होती थी, ये विलेज लेवल पे इश्यूज को रिजॉल्व करती थी। और इनका जो रोल और फंक्शन है, जैसे इवॉल्व होते रहेंगे वैसे ही उनका रोल और फंक्शन भी टाइम के साथ चेंज होता रहा। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए सबसे पहले जो फैसला लिया वो 1882 में लिया गया। लॉर्ड रिपन जो थे, जो वाइसरॉय थे उस टाइम के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि यार इन बॉडीज़ को क्यों ना बनाया जाए। उन्होंने पहली बार लोकल गवर्नमेंट की, लोकल बॉडीज़ की बात की, उनको बुलाने लगे लोकल बोर्ड्स। लेकिन स्लो प्रोग्रेस की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि आप नेसेसरी स्टेप्स लीजिए टू मेक ऑल द लोकल बॉडीज मोर इफेक्टिव। ठीक है, बोला उन्होंने कि यार आप काम बहुत स्लो कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी इनको और इफेक्टिव बनाइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो विलेज पंचायत्स वर एस्टैब्लिश्ड इन अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। विलेज पंचायत्स को बनाया गया बहुत सारे प्रोविंसेस में, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आगे बाद भी कंटिन्यू होता गया, इवॉल्व होता गया, कंटिन्यू होता गया। इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। देखिए, मानिए जैसे 1 करोड़ लोग हैं और एक गवर्नमेंट है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 1 करोड़ लोग हैं और एक गवर्नमेंट है। जब पावर सारी सिर्फ एक गवर्नमेंट के ऊपर हो और लोग उस पावर को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और ये जो भी डिसीजन बनाएंगे वो लोगों के लिए होंगे, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, लेकिन जब आपको लगे कि यार इससे ना हम दोनों गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में ना एक कनेक्ट नहीं बन पा रहा, क्योंकि सब सिटीजन्स वो पावर को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और उनकी पावर आपके पास ही है सारी, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो फुलफिल नहीं हो रही, तो ज़रूरी है कि आप उनके पास पावर को लेकर जाओ। जब आप अपनी पावर को बांटना शुरू करते हो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन।
तो उन्होंने बोला कि एक गवर्नमेंट में मत रखना, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपना, आप डिसेंट्रलाइजेशन करना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स की। ही बिलीव्ड दैट स्ट्रेंथनिंग द विलेज पंचायत्स, अगर आप विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन कर दोगे तो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है। जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं सरकार करती है, उसमें एक लोकल इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है ताकि वो सक्सेसफुल रह सके। पंचायत को इसलिए एक तरीके से देखा गया कि वो इंस्ट्रूमेंट हैं डिसेंट्रलाइजेशन के और इंस्ट्रूमेंट हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके लोग एक हद तक, उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हमारी नेशनल मूवमेंट थी, वो इस इनॉर्मस कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, उसके लिए बड़े कंसर्न थे कि यार ये कैसे काम करेंगे। गवर्नर जनरल जो थे दिल्ली के अंदर बैठते थे, उनके पास सारी पावर्स होती थी। तो इसीलिए हमारे लीडर्स के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब था कि एश्योरेंस दी जाए कि डिसेंट्रलाइजेशन होगी, डिसीजन मेकिंग की, एग्जीक्यूटिव की भी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की भी हम डिसेंट्रलाइजेशन जरूर करेंगे। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द इंडिपेंडेंस ऑफ द होल ऑफ इंडिया। सिर्फ इंडिया एज अ नेशन स्टेट नहीं, पूरे इंडियंस की जो है बेसिकली वो पूरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस होना चाहिए बॉटम से शुरू। हर विलेज एक रिपब्लिक की तरह काम करेगा, उसके पास लीडर होगा अपना, वो खुद चूज करेंगे अपना लीडर, और उसके बाद वही जो होंगे पावर्स परफॉर्म करेंगे अपनी, कहाँ पे, लोकल लेवल पे। इट फॉलोज देयरफॉर दैट एवरी विलेज हैज़ टू बी सेल्फ सस्टेन्ड, और वो केपेबल होनी चाहिए कि अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकें। इन दिस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ इन्यूमरेबल विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं। देर विल बी एवर वाइडनिंग, एवर असेंडिंग सर्कल्स, बहुत सारे हैं विलेजेस। लाइफ विल बी अ पिरामिड विद द एपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम। पिरामिड का मतलब, अगर ये लेवल ऐसे है तो सबसे ज़्यादा पावर्स, क्योंकि लोकल लोगों से ही आएगी उसके बाद पहुंचती है, तो सबसे ज़्यादा पावर्स यहाँ होनी चाहिए हाईएस्ट, स्टेट में थोड़ी लो और सेंटर में सबसे लो। डिसेंट्रलाइजेशन वो बॉटम अप अप्रोच करना चाहते थे, लेकिन हमारे यहाँ क्या होती है, शुरुआत से कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया कि यू नो ऊपर से नीचे, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, के ऊपर सारा काम कर लेंगे हम, नीचे तक तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड, जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया फिर, तो जो सब्जेक्ट तो था लोकल गवर्नमेंट का, वो स्टेट्स को दे दिएगा कि आप स्टेट्स एक काम कीजिए, आप ये संभाल लीजिए कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन करना है लोकल गवर्नमेंट का। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज आपको इतनी पावर दे दी गई कि आप 100 लोगों को संभाल सके और उन 100 लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपसे नीचे वाले या आपके के अलावा आप वो पावर किसी और को दे दें? क्योंकि उस पावर का मतलब ये था कि सारी चीज़ें आपके हाथ में, आप कभी नहीं देंगे, और यही गलती शुरू में हुई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी बोला गया था, ठीक है, एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट को, कि आप पंचायत राज जो है, पंचायत को सेटअप करें। ठीक है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है तो इसका मतलब नॉन जस्टिसिएबल है और सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है। गवर्नमेंट अपने लॉज इससे मोटिवेटेड होकर निकाल सकती है, लेकिन अगर इस पे लॉज ना बनाए जाएं तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाके जुडिशरी में कंप्लेंट नहीं करेंगे। ठीक है। इट इज फेल्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखा गया कि जो इनको लोकल गवर्नमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। आप जानते हैं क्यों? अ फ्यू रीजंस कैन बी एडवांस्ड हेयर, दी हुई हैं रीजंस। पहला तो टर्मोइल ड्यू टू पार्टीशन, उससे क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन की तरफ हम चले गए कि यार अगर ऐसे पार्टीशन होंगे, इतना प्रॉब्लम होता है, इतना इशू है, तो अगर आपने लोकल गवर्नमेंट्स को लोकली अगर पावर्स दे दी गई तो उसको संभालना मुश्किल है। ज़रूरी है कि एक यूनिटरी लेवल होना चाहिए जहाँ पे वो ऊपर से ही सारे ऑर्डर्स अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकें। तो वहाँ से लोगों को लगा कि यार एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी जो है उसकी तरफ हम इंक्लाइन होना पसंद करेंगे, हम वो चाहेंगे। ठीक है। नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटेग्रेशन ऑफ नेशन। नेहरू जी को खुद लगा कि अगर आप लोकलिज्म कर देंगे तो उससे यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है नेशन की, वो खतरे में आ सकती है। दूसरा क्या था, एक बहुत ही पावरफुल वॉइस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरफ से चल रही थी,
जिन्होंने बोला कि जो ये फैक्शन और कास्ट रिडन नेचर है ना जो रूरल सोसाइटी का, वो डिफीट द नोबल पर्पस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल। उस टाइम पे आपको पता है कि कास्टिज्म और ये सब चीज़ें होती थी, तो जो हमारा लोकल गवर्नमेंट जो है रूरल लेवल पे बनेंगी वो इस पूरे पर्पस को डिफीट कर देंगी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो किसी ने इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन को डिनाई नहीं किया किसी भी प्लानिंग के अंदर। वो पता था उनको कि लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, लेकिन कुछ और कंसर्न्स भी थे जिसकी हमने देखा अभी। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको लगा था कि विलेज पंचायत बनेगी, वो बेसिस बनेगा डेमोक्रेसी का इस कंट्री के अंदर। लेकिन वो कंसर्न थे कि फैक्शनलिज्म हो जाएगा, हर गांव अलग, आप एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे तभी आपको भाषाओं का फ़र्क पता लग जाएगा, सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव में। तो उससे फैक्शनलिज्म ग्रो होता है। गांव के अगर पॉलिटिक्स को इतना वो कर दोगे आप, तो कल को वो गांव ही अलग मानने लगेगा अपने आप को। तो जो कंट्री ऐसी है जो अभी जब मिली है हमें इंडिपेंडेंस के बाद, वो इतनी प्रिंसली स्टेट्स में और अलग अलग चीज़ों में मिली है, तो हमें शुरुआत में ज़रूरी था कि हम लोग इसको बांध के रख पाएँ। अदरवाइज़ माला की तरह समझ लीजिए, अगर हम माला में बांध के रखा हुआ है, एक भी माला अगर टूटी तो जो बीड है वो सारे बिखर जाएंगे। ज़रूरी है कि पहले उसको यूनिटरी नेचर में बनाए रखना। इसीलिए शुरुआत में इतना तवज्जो नहीं दिया गया। फिर आई लोकल गवर्नमेंट्स की बात इंडिपेंडेंट इंडिया में। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आए, वहाँ से थोड़ा सा एक पुश मिला लोकल गवर्नमेंट्स को। लेकिन उससे पहले भी कुछ एफर्ट्स चल रहे थे इस डायरेक्शन में कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को कैसे डेवलप किया जाए। पहला जो था वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, जिसने क्या बोला कि लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए लोकल डेवलपमेंट में इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारे एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। इस बैकग्राउंड में एक 3 टियर, मतलब 3 लेवल्स की पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड कि आप रूरल एरियाज में बननी चाहिए। कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र, उन्होंने अडॉप्ट भी किया ये इन लोकल बॉडीज़ को इलेक्ट करना 1960 के आसपास। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ये जो लोकल बॉडीज़ थी उनके पास इनफ पावर्स ही नहीं थी और फंक्शंस ही नहीं थे कि वो लोकल डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से देख भी पाएँ। आपको पता है कि आपका जो ये लैंड है इस पे प्रॉब्लम्स हैं, हम यहाँ पे कुछ और बनाना चाहते हैं। आप चाहते हो लेकिन आपके पास पावर ही नहीं है वो काम करवाने की, आपको ऊपर से ही पावर लेनी पड़ेंगी सारी, और उसमें आपको पता है कितना वक्त लगता है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि आपके पास पावर्स ही नहीं है, आप डेवलपमेंट करेंगे कैसे। दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स किसी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। पैसा आएगा ना काम करने के लिए, वो पैसा आने में इतना वक्त लग जाता है कि काम फिर रह ही जाता है। और बहुत स्टेट्स ने सोचा कि भाई ज़रूरत भी नहीं है लोकल बॉडीज़ की, हम संभाल तो रहे हैं। जो पावर की बात की थी मैंने, बहुत सारे इंस्टेंसेस में लोकल बॉडीज़ को डिसॉल्व कर दिया गया और लोकल गवर्नमेंट किसको दे दी गई, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, कि भाई आपके पास गवर्नमेंट है, आप ये संभाल लीजिए। बहुत स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे बहुत सारी लोकल बॉडीज़ में, और बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस जो होते थे वो देवर पोस्टपोन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ वो पोस्टपोन कर दिया करते थे उसको कि चलो बाद में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ओके ये हमने पढ़ लिया। हम 1987 के बाद एक थरो रिव्यू हुआ कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को देखा जाए और उसका रिव्यू किया जाए। 1989 में पीके थुंगोन कमेटी जो थी, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को, अदरवाइज जो ये स्टेट्स हैं वो ऐसे ही किसी स्टेट में कैसे चल रहा है, किसी स्टेट में कैसे चल रहा है। ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा ना सॉलिडिफाई कर दें स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चरल बना दें इसको कि ऐसा ही होगा हर स्टेट में, थोड़ा सा वेरिएशंस के साथ। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शंस ज़रूरी हैं, वक्त के साथ साथ इलेक्शंस होते रहें सही टाइम पे, और एनलिस्ट किया जा सके, लिस्ट बनाई जा सके कि लोकल गवर्नमेंट को इतने फंक्शंस देने हैं, फंड्स के साथ उसको रेकमेंड किया गया। फिर आई हमारे पास 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 2 एक्ट्स बनाए। इन एक्ट्स ने बोला कि हम स्ट्रेंथन करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स को और एक एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, स्ट्रक्चरल बना देंगे उसको, कि हर जगह एक यूनिफॉर्म तरीके से लोकल बॉडीज काम करें पूरी कंट्री के अंदर।
ठीक है। लेटर इन 1992 73rd और 74th अमेंडमेंट्स जो थी दे वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट 1992 के अंदर। 73rd इज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट्स जिसको पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस भी बुलाते हैं, एंड 74th अमेंडमेंट थी, उन्होंने प्रोविजन बनाए अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जिनको नागर पालिका बुलाने लगे, नगर पालिका। 73rd और 74th आगे कब आए? 1993 में पास कर दिया गया, तब उनको शुरुआत की गई 1993 में। हमने पहले देखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट एक बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स के पास पूरा राइट है उनके ऊपर लॉज बनाने के लिए, लेकिन एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया तो स्टेट को ये चेंज करना पड़ा अपने लॉज को लोकल बॉडीज़ के लिए, ताकि जो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से वो बना सकें अपने लॉज। उनको 1 साल का टाइम दिया गया कि अपने नेसेसरी चेंजेस जो ज़रूरी हैं वो करें अपने लॉज के अंदर, और स्टेट लॉज के अंदर चेंजेस करके इस अमेंडमेंट्स के तहत वो पावर्स दे दी जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी हुई हैं लोकल गवर्नमेंट्स को। 73rd अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, क्या ज़रूरी है? 3 टियर स्ट्रक्चर होगा, सब स्टेट्स के अंदर एक 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। बेस में ग्राम पंचायत होगी जहाँ सारे लोग हैं, ठीक है। अ ग्राम पंचायत कवर्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, इसमें एक विलेज या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंटरमीडियरी लेवल को बोलते हैं मंडल या उसको ब्लॉक और तालुका बोलते हैं। ये बॉडीज़ को बुलाया जाता है मंडल और तालुक पंचायत। इंटरमीडियरी लेवल बॉडी होती है, ठीक है, उसको ये जो बीच वाली जो बॉडी है ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट्स में बनाई जाए, यहाँ पे एक पॉपुलेशन का दायरा होता है, अगर इससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। एट दी एपेक्स सबसे ऊपर होती है ज़िला पंचायत, जो पूरी एंटायर रूरल एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट का उसको कवर करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से देखती है सभी विलेजेस को। इस अमेंडमेंट ने एक और चीज़ बोली कि मैंडेटरी क्रिएशन करने की ज़रूरत है ग्राम सभा की। ग्राम सभा में मेंबर्स कौन होते हैं? मैं और आप अगर गांव के लोग हैं और हम 18 साल से ऊपर है, हमारे पास एक वोटर आईडी है, वी आर अलाउड टू वोट नाउ, तो हम बेसिकली ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं और उसमें से एक इंसान को हम सेलेक्ट करते हैं जिसको बुलाते हैं सरपंच, ठीक है। तो ये होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन होंगे? में सब अडल्ट मेंबर्स होते हैं जिनको जो वोटर्स की तरह रजिस्टर्ड होते हैं पंचायत एरिया में, और जो इनके रोल और फंक्शंस जो हैं वो डिसाइड कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेशन। ये सेंटेंस डायरेक्टली पूछा हुआ है यूपीएससी ने अपने एग्जाम में डायरेक्टली, कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर्स हैं उसके रोल और फंक्शंस डिसाइड करने के, और आपको लगेगा नहीं यार 73rd और 74th आई हुई हैं उसके हिसाब से तो वो खुद ही अपने आप को रेगुलेट कर सकती हैं, लेकिन नहीं। तो प्लीज़ याद रखिएगा ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शंस की बात हो तो तीनों लेवल पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों से। टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज़ 5 years, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। अगर आज लोकसभा डाइल्यूट हो जाती है तो उसके इलेक्शंस होने के बाद वो अगले 5 साल तक चलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट जो है जैसे लोकल गवर्नमेंट है उनके इलेक्शंस 2 साल में ख़त्म हो गए, तो स्टेट गवर्नमेंट को 6 महीने के अंदर अंदर उनके इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, और जब वो इलेक्ट हो जाएंगे तो 5 साल में जितना वक्त बच गया होगा वो जो पंचायत वो लोकल इलेक्शंस में जो गवर्नमेंट चूज़ होगी लोकल गवर्नमेंट, वो सिर्फ उतने वक्त के लिए ही काम करेगी, ठीक है। क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ में वो इलेक्ट कर दिया करते थे, और कोई प्रोविज़न नहीं था कि भाई इलेक्शन ज़रूरी हैं आफ्टर डिसोल्यूशन। लोकल गवर्नमेंट डिसोल्यूट हो जाती थी, उसके बाद इलेक्शंस कब कराएंगे वो देखा जाएगा, ऐसा हाल चल रहा था। रिजर्वेशंस का भी इसमें डाला हुआ है। 1/3 जो पोजीशंस हैं सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। रिजर्वेशंस शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वो भी हैं एट ऑल द 3 लेवल्स उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर स्टेट को लगता है कि इट इज़ नेसेसरी कि कुछ रिजर्वेशंस अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी मिलनी चाहिए, स्टेट्स फाइंड्स इट, याद रखिएगा स्टेट्स, तो वो ओबीसीज को भी दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो रिजर्वेशंस हैं ये सिर्फ ऑर्डिनरी मेंबर्स पे नहीं लागू होती, वो चेयरपर्सन्स या जो अध्यक्ष बुलाते हैं उन पे भी लागू होती है, तीनों लेवल्स पे। साथ में रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ वुमेन इज नॉट मेयरली इन द जनरल कैटेगरी, ठीक है, वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट तीनों से होता है, ठीक है। इसका मतलब कि एक सीट रिजर्व हो सकती है एक विमेन कैंडिडेट के लिए, या एक उससे भी जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से भी हो।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिर्फ वो विमेन होने की वजह से भी चूज़ हो सकती है, लेकिन अगर एससी और एसटी से आ रही हो और विमेन हो रही हो वो, तो भी क्या हो सकता है, हमें दलित वुमन और आदिवासी वुमन भी मिल सकती है एज अ पंचायत। उससे क्या होगा, जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो ऊपर डील करते हैं लेवल पे, तो जो एक कास्टिज्म का सिस्टम है ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि जब वो एज अ हेड आपके पास बैठे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके उस कम्युनिटीज़ के लिए जो डिफरेंसेस हैं दो कम्युनिटीज़ में, वो कम होते रहते हैं। दोनों एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट के अंदर थे, 29, ये पंचायती राज की बात हो रही है 73rd अमेंडमेंट की। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स थे 29, उनमें से निकाले गए और आइडेंटिफाई किए गए एंड लिस्ट किए गए 11th शेड्यूल में, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। और 12th किस लिए है, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। ये सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ये सब्जेक्ट्स जो थे वो ज़्यादातर लिंक्ड किससे थे, डेवलपमेंट और वेलफेयर फंक्शंस जो लोकल लेवल पे होने चाहिए। एक्चुअल ट्रांसफ़र जो था जो इन फंक्शंस का, वो स्टेट लेजिस्लेशन पे डिपेंडेंट था। ईच स्टेट डिसाइड्स हाउ मेनी ऑफ दीज 29 सब्जेक्ट्स वुड बी ट्रांसफर्ड टू दी लोकल बॉडीज। 29 फंक्शंस को बोल दिया गया कि ये जो है 11th शेड्यूल में डाल दिए। लेकिन स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट डिसाइड करेगा कि उन 29 में से कितने ट्रांसफर करने हैं। दैट्स अ बिग वरी। जैसे आर्टिकल 243G यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, द लेजिस्लेचर ऑफ लॉ ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ एंडोर द पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी। तो यही बताया कि जो स्टेट है वो लॉ के तरीके से उन जो है अथॉरिटी जो है और पावर्स जो है वो दे सकती हैं नीचे पंचायत को, रिलेटेड टू द मैटर्स, उन्हीं मैटर्स पे जो 11th शेड्यूल में दी हुए हैं। और 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, 29 सब्जेक्ट्स। अब उस पे से कोई स्टेट 21 सब्जेक्ट्स देगा, कोई 20, कितने भी दे सकते हैं। इसमें जैसे हैं एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंदर होती हैं, ठीक है। जो प्रोविजन है 73rd अमेंडमेंट का, इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू द एरियाज जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन रहती थी बहुत सारे स्टेट्स में। इन 1996 में क्या हुआ कि सेपरेट एक्ट बनाया गया, जिससे जो ये पावर्स हैं, अब क्योंकि ये उन एरियाज़ में नहीं लग रही थी, तो फिर एक एक्ट बनाकर इन जो पावर्स को उस एरियाज़ पे भी डालने की कोशिश की गई, ठीक है। तो सेपरेट एक्ट बना जिसको पीसा एक्ट बुलाते हैं, ठीक है। वो एक्ट पास किया गया कि प्रोविजंस जो है पंचायत के वो इन एरियाज़ पे भी डाले जाएं। बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास कुछ ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं अपने के कॉमन रिसोर्सेज को, जैसे फॉरेस्ट और स्मॉल वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, उनको संभाल सकें। तो इसीलिए जो ये नया एक्ट था, ठीक है, पीसा एक्ट 1996 में, बता देता हूँ, पीसा एक्ट 1996, ठीक है। ये इसलिए था ताकि इन रूल्स को आप सीधा ना अप्लाई करें इन एरियाज़ में जो आदिवासी पॉपुलेशंस के हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करके और उनके नीड्स के हिसाब से उसको थोड़ा वो करके चेंज करके फिर उन पे अप्लाई किया जाए। लेकिन लोकल गवर्नमेंट आदिवासी एरिया तक भी पहुंचाना, ये भी उनको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो नए एक्ट जो हैं उनको ये ध्यान में रख के बनाया गया पीसा एक्ट के थ्रू कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो ये राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो उनको एक्सेप्टेबल हो उसके हिसाब से बनाए। तो इस पर्पज़ के लिए जो ज़्यादा पावर है वो दी गई ग्राम सभा को इन एरियाज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा इनको दी ताकि वो लोकल एरिया में रहते रहते ही अपने कल्चर को संभाल सकें। और जो इलेक्टेड विलेज पंचायत हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा इन मैनी पर्सपेक्ट्स। तो जो विलेज पंचायत होगी ऊपर लेवल पे, उनको ग्राम सभा से बहुत सारे कंसेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों अगर आपको प्रिजर्व करना है अपना कल्चर, तो उन्हीं लोगों के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए जो उस कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इसलिए था कि लोकल ट्रेडिशंस जो हैं सेल्फ गवर्नमेंट के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और साथ में इलेक्टेड बॉडीज़ को थोड़ा सा मॉडर्न करने की कोशिश की जाए और मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज़ वहाँ पे रखी जाए, ठीक है। तो क्या किया हमने, डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखा और डिसेंट्रलाइजेशन भी कर दिया। 2Ds टुगेदर, कितना सही काम है ये बेसिकली। अब इलेक्शंस की बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि इलेक्शंस कराएं फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन।
पहले ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था, अब ये ऑफिस जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, ये एक ऑटोनमस ऑफिस है जैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का है। हाउएवर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर, और वो लिंक्ड नहीं है इन दिस ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ठीक है। और जो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है। हाँ ठीक है, ये बात ध्यान नहीं रखनी ज़रूरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर किसके ऊपर रहता है? हाई कोर्ट के ऊपर। ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पावर रहता है हाई कोर्ट पे। यहाँ हमें देखने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हैं वो थोड़ा अलग हैं। इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को कंट्रोल नहीं करता है। इनका जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर होगा, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है और ना ही लिंक्ड होता है और ना ही कंट्रोल के अंदर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, यह थोड़ा अलग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा अजीब लिखा हुआ है, कॉमास की थोड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको बोला गया कि आपको अपॉइंट, दोनों बॉडीज को कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बॉडीज को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाने की ज़रूरत है हर 5 साल में। ये कमीशन जो है एग्जामिन करेगी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन लोकल गवर्नमेंट्स की क्या है, उनको कितना पैसा मिलना चाहिए। वो देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यूज़ का, स्टेट को जो पैसा मिलता है, स्टेट के पास जो पैसा है और लोकल गवर्नमेंट्स को वो कितना दे रही हैं उसमें देखते हैं, और रूरल और लोकल गवर्नमेंट्स को कितना मिल रहा है उसको भी देखते हैं। ये इनोवेशन इंश्योर करती है कि एलोकेशन जो है फंड्स का रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को, वो किसी पॉलिटिकल तरीके से ना हो। पॉलिटिकल तरीके से मतलब ये होता है, जैसे कांग्रेस जब स्टार्ट हुई थी तो सब स्मूथ चल रहा था, एवरीथिंग वाज नाइस इनिशियली। हमने पढ़ा भी था ये कुछ टाइम पहले, अभी जब हम कोर्स कर रहे हैं पूरा, ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही शुरुआत में 10-15 साल सब अच्छा चला, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब कांग्रेस का होल्ड स्टेट्स के ऊपर थोड़ा सा कम होने लगा। जब ऐसा हुआ तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स में जो स्टेट में जो गवर्नमेंट्स थी वो अलग थी और सेंटर में कांग्रेस थी। वहाँ पे क्या होता है कि जो एलोकेशन होता है फंड्स का वो अलग हो जाता है। आप इस तरीके से उनको फंड्स नहीं देते कि लोगों के सामने उनकी जो छवि है वो ख़राब हो, वो डेवलपमेंट ना कर पाए और ये सब चीज़ें, और फिर आप अगले इलेक्शंस में जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चलता है, ये तभी से चलता हुआ आ रहा है और ये चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं। जैसे हमने मेंशन किया, 74th अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ या नगर पालिका से डील करती है। लेकिन अर्बन एरिया होता क्या है? हम एक बड़ी सी सिटी को आइडेंटिफाई आराम से कर लेते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। लेकिन ये इजी नहीं होता दैट say this about some very small urban areas that are somewhere between a village and a town. इन सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो विलेज और टाउन के बीच में कहीं पे लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। द सेंसस ऑफ इंडिया, जो सेंसस होता है, वो अर्बन एरिया को क्या बोलते हैं? जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल जो हों वो वर्किंग पॉपुलेशन में एंगेज जो हो रहे हैं। जैसे 100 लोग काम करने वाले हैं, 100 मेल, उसमें से 75 मेल वो होने चाहिए जो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में हो। एग्रीकल्चर में नहीं तो वो रूरल एरिया आ जाएगा। अर्बन एरिया की डेफिनेशन ये है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अर्बन एरिया को सेंसस कैसे डिफाइन करता है कि 75% जो है मेल वर्किंग पॉपुलेशन की, वो नॉन एग्रीकल्चरल कामों में, ऑक्यूपेशंस में होनी चाहिए, और अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके हिसाब से एक अर्बन एरिया को आइडेंटिफाई कराया जाता है एज एन अर्बन एरिया। 2011 सेंसस के हिसाब से 31% ऑफ पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है। ये आपने पढ़ा होगा ऑफकोर्स अपने एग्जाम्स में पढ़ने के दौरान कि कितना कैसे होता है, और 69% के आसपास रूरल एरियाज में है। बहुत सारे तरीकों में 74th अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली रेपिटेशन है 73rd अमेंडमेंट की। बस फ़र्क ये है कि वो रूरल एरिया पे अप्लाई होता था, ये अर्बन एरियाज पे अप्लाई होता है। जितने ही प्रोविजंस है 73rd अमेंडमेंट के, डायरेक्ट इलेक्शंस के रिलेटेड जो हमने देखे, रिजर्वेशंस के रिलेटेड, ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, और स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो 74th अमेंडमेंट में भी सेम है और नगर पालिकास पे भी अप्लाई होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और बात बोली कि जो ट्रांसफ़र ऑफ अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज़ में, वो भी होने चाहिए।
ये फंक्शंस जो हैं ये कहाँ पे दिए हुए हैं? 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन क्या हो? सभी स्टेट्स हैं उन्होंने पास कर दिया एक लेजिस्लेशन खुद का। हर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स लिखे हैं उसको लागू करने के लिए आप कुछ लॉज बनाते हैं। तो इन्हीं अमेंडमेंट्स को लागू करने के लिए स्टेट ने लॉज बनाए अपने हिसाब से। 10 साल बाद जब 1994 में ये स्टार्ट हुए और 2004 तक हमने देखा कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं दे हैव had at least 2 rounds of elections to the local bodies, which is a good thing. 10 साल में 2 इलेक्शंस तो हुए, चलो अच्छी बात है, पीरियोडिकल इलेक्शंस हो रहे हैं, ये अच्छा देखा हमने। स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने 3 इलेक्शंस करा दिए थे अभी तक। ठीक है, पहला तो 1995 में, दूसरा 2000 में और तीसरा 2005 में जो होगा। ठीक है, तो आज क्या है? आज बेसिकली हमारे पास 600 ज़िला पंचायत हैं, 6000 ब्लॉक्स हैं या इंटरमीडिएट पंचायत या मंडल बुलाया जाता है, और 2,40,000 ग्राम पंचायत है रूरल इंडिया में, और 100 सिटी कॉरपोरेशंस हैं बड़े लेवल पे जैसे ज़िला पंचायत है वैसे, 1400 टाउन म्यूनिसपैलिटीज़ है, और ओवर 2000 नगर पंचायत है। कहाँ पे? अर्बन इंडिया में। 32 लाख से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड हैं इन बॉडीज़ में। एवरी 5 years देर इलेक्टेड। इनमें से एटलीस्ट 13 लाख जो हैं वो विमेन हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो विमेन रिजर्वेशन एक्ट के दौरान भी हमने देखा होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे विमेन रिजर्वेशन के हिसाब से विमेन जो बेसिकली वहाँ पे अपॉइंट की जाती है वो बहुत अच्छे रेशो में की जाती हैं, लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें वो देखने को नहीं मिलती। स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट को अगर साथ में भी रखा जाए तो वी हैव लेस देन 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देख लीजिए कि 5000 लोग से भी कम, मान लीजिए 4500 लोग हो, 4500 लोग 140 करोड़ के पॉलिसीज़ को संभाल सकते हैं, या ज़रूरी है कि इतने 32 लाख मेंबर्स जो हैं उससे ज़्यादा अपॉइंटेड हैं वो लोकल को संभाल पाएंगे? ऑफ कोर्स 32 लाख। इसलिए आपके लिए बड़ा आसान है, जब कोई इशू होता है तो आप सीधा म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में चले जाते हैं। तो लोकल बॉडीज से क्या हुआ कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो गए सिग्निफिकेंटली। ये जो अमेंडमेंट्स थी इन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की इन स्ट्रक्चर में, पंचायती राज और नगर पालिका इंस्टीट्यूशन में, पूरी कंट्री के में प्रेजेंस जो है इन लोकल इंस्टीट्यूशंस की, ये खुद में एक अचीवमेंट है, और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगी और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगी ताकि लोग जो हैं घर से उठ के अपने पार्टिसिपेशन में अपना पार्टिसिपेट कर सकें बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर। रिजर्वेशन ऑफ विमेन की जब बात की जाए पंचायत और नगर पालिकाज में, तो उसने इंश्योर किया है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विमेन जो हैं वो लोकल बॉडीज़ में आ सकें। इस रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन है ये एप्लीकेबल पंचायत में सरपंच और अध्यक्ष उन पे भी है। तो बहुत बड़े लेवल पे जो विमेन हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस पोजीशंस पे आज इलेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसमें जो पेट्रियार्कल नेचर है सोसाइटी का वो भी थोड़ा डाइल्यूट होता है और थोड़ा सा इक्वालिटी की तरफ जाता है स्ट्रक्चर। देयर आर एटलीस्ट 200 विमेन अध्यक्ष इन जिला पंचायत, अनदर 2000 विमेन हु आर प्रेसिडेंट्स ऑफ द ब्लॉक और तालुक पंचायत जो इंटरमीडिएट लेवल है, और 80,000 से भी ज़्यादा विमेन सरपंच हैं कहाँ पे? ग्राम पंचायत के अंदर। पार्टिसिपेशन देखिए कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमें करने के बाद। वी ऑल्सो हैव मोर देन 30 विमेन मेयर्स कॉरपोरेशंस में, और ये सारे हैं, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। विमेन ने ज़्यादा पावर गेन की है और कॉन्फिडेंस गेन किया है, और इन मतलब इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल करके, तो पावर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा है। इनकी प्रेजेंस इन इंस्टीट्यूशंस में होना बहुत सारी विमेन को एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग दी है कि कैसे पॉलिटिक्स काम करती है। बहुत केसेस में वो नए पर्सपेक्टिव भी लेके आए हैं, थोड़ा सेंसिटिविटी भी दी है। ठीक है, डिस्कशंस को जब लोकल बॉडीज़ में होते हैं तो उससे सेंसिटिव हो जाते हैं थोड़ा सा, मतलब सेंसिटिविटी मतलब कि मतलब इमोशनल तरीके से चीज़ों को देखना। बहुत सारे केसेस में विमेन जो हैं दे वर अनेबल टू असर्ट देयर प्रेजेंस, बहुत मुश्किल था उनके लिए कि आना, और जब इलेक्ट हो जाती हैं तो ऑफकोर्स जो पेट्रियार्कल नेचर की सोसाइटी है वो तो मानेगी ही नहीं ना कि एक औरत चला रही है हमें, उनकी बात हम मानेंगे बेशक वो लीडर ही क्यों ना हो, वो सब तो उनको बहुत इशू हुआ था। या फिर वो क्या होती थी, जो उनके घर के मेंबर्स होते थे उनकी प्रॉक्सीज हुआ करती थी, मतलब कि इलेक्ट हो रही हैं औरतें, लेकिन असली में जो चला रहे हैं वो पंचायत को, वो उनके घर पे जो उनका पति है वो चला रहे हैं।
बेशक वो विमेन कोटा के रिजर्वेशन के हिसाब से उनको इलेक्ट करा लिया गया, लेकिन पावर्स उस मेल मेंबर के हाथ में, जिसने इलेक्शन को स्पॉन्सर किया। लेकिन अब जो है ये इंस्टेंसेस कम होते जा रहे हैं। रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के किए तो थे, ठीक है, लेकिन मोस्ट स्टेट्स हैव आल्सो मेड अ प्रोविजन टू रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होना शुरू हो गई हैं। अभी पॉपुलेशन देखी जाए तो एसटीज अगर आप देखेंगे तो वो 8.2% के आसपास हैं, और एससीज जो हैं बेसिकली वो 16.2% के आसपास हैं, ठीक है, 16, हाँ ठीक है। अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स जो अर्बन और लोकल बॉडीज में हैं वो इन दो कम्युनिटीज से आते हैं। देखिए कितनी रिप्रेजेंटेशन है इनकी। इसने क्या किया, सोशल प्रोफाइल जो थी ना लोकल बॉडीज़ की, क्योंकि लोकली ही डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, कभी ऊपर वाले लेवल पे थोड़ी दिखता है। लोकल ही हम देखते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है। आप गांव बीहड़ में जाओगे तो आप देखोगे, नोटिस करोगे ये चीज़ें। तो जो सोशल प्रोफाइल है लोगों की वो चेंज हुई है। ये जो बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हुई हैं, एक सोशल रियलिटी को दिखाया है इन्होंने जिसके अंदर ये काम करती हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि टेंशन्स भी हुई हैं। जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कंट्रोल किया होता है विलेज को शुरू से, वो अपनी पावर देना नहीं चाहते अब, ठीक है। तो ये जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स का प्रॉब्लम है, ये भी धीरे धीरे कभी टेंशन्स हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इंटेंसिफाई होता गया ये स्ट्रगल पावर का, कि हम और पावर लेंगे, ठीक है। लेकिन टेंशन और स्ट्रगल हमेशा बुरा नहीं होता, ठीक है। वेन एवर देर इज एन अटेम्प्ट टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल and give power to those who did not enjoy it earlier, there is bound to be some conflict and tension in society. जब भी आपको डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाना होगा और पावर्स उनको देनी होगी जिन्होंने कभी इंजॉय नहीं की, तो हमेशा कुछ कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस होंगे, चाहे आप बेशक रिजर्वेशंस गवर्नमेंट जॉब्स में ही देख लीजिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 29 सब्जेक्ट्स दिए लोकल गवर्नमेंट्स को। ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू फंक्शंस लिंक्ड टू सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट नीड्स। द एक्सपीरियंस विद द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट, अगर हम पिछले 10 साल में देखें, अभी ये जो बता रहे हैं, तो हमने देखा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो लिमिटेड ऑटोनॉमी देखते हैं टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइन टू देम। बहुत सारे स्टेट्स हैं, मतलब अभी भी लिमिटेड ऑटोनॉमी, ऐसी नहीं कि पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई है, स्टेट अभी भी इंटरफेयर करता है, किसी ना किसी तरीके से करता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं उन्होंने अभी तक ट्रांसफ़र ही नहीं किए हैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इन लोकल बॉडीज़ को। तो इसका मतलब यह है कि लोकल बॉडीज अभी भी ना इतने एफिशिएंट मैनर में, जो विजन था कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का, वो अभी तक वो विजन नहीं हो पाया। तो जो एंटायर एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टिंग सो मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, वो बेसिकली सिर्फ नाम नाम की रह जाती है। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है, करते हैं, बिकॉज इसलिए क्या हुआ, दिस हैज़ नॉट चेंज द वे इन विच डिसीजंस आर टेकन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। भाई आपके लोकल गवर्नमेंट्स में आपने बना तो दिए हैं, लेकिन अभी भी जो डिसीजंस पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से लेती थी वो तो नहीं बदला। जो लोकल लेवल पे लोग हैं वो भी इंजॉय इतनी पावर नहीं करते हैं, ठीक है, कि वेलफेयर प्रोग्राम को या रिसोर्सेज कैसे एलोकेट हो उसको भी वो वाली पावर्स भी हों उनके पास। तो अभी भी वो पावर्स जो हैं वो बेसिकली अच्छे से नहीं मिल पा रही है उन्हें। लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास बहुत कम फंड्स हैं खुद के, और डिपेंडेंस किसके ऊपर है, लोकल बॉडीज़ की, किस पे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स पे, कि हमें फिनेंशियल सपोर्ट करो, ठीक है। तो उससे भी है वो भी कम है। रूरल लोकल बॉडीज़ जो हैं वो रेज करती है 0.24% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज कलेक्टेड। दे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इतना फ़र्क है। तो वो मतलब जितना दे अर्न मच लेस देन दे स्पेंड, जितना वो स्पेंड कर रहे हैं उससे कहीं कम वो कमा रहे हैं। दैट मेक्स देम डिपेंडेंट ऑन हु दोज हु गिव देम ग्रांट्स। कौन ग्रांट्स देंगे, स्टेट गवर्नमेंट। तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कोई पावर नहीं छोड़ना चाहता अपने हाथ से, और स्टेट भी नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस है ये बताता है कि लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये आज भी एक ऐसी एजेंसीज हैं जो इम्प्लीमेंट करती हैं वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम्स को, किसकी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, बेसिकली उस एजेंसीज की तरह काम कर रही हैं। ज़्यादा पावर देना लोकल गवर्नमेंट्स को, इसका मतलब ये है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पावर जो है लोगों की में शेयर होनी चाहिए। जो लोग हैं विलेजेस के अंदर, अर्बन लोकेलिटीज़ में, उनके पास पावर होनी चाहिए कि कौन सी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं जो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, करना चाहते भी हैं कि नहीं करना चाहते हैं।
हमने जैसे पहले पढ़ा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एंड ज़्यादा पावर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो जो ये लॉज हैं अबाउट लोकल गवर्नमेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली इन द लीगल प्रोविजंस बट इन द प्रैक्टिस ऑफ दीज प्रोविजंस। सिर्फ लॉज बनाने से नहीं होगा जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे लॉज हैं हमारी कंट्री में जो आज बने हुए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे तो वो जो लॉ का पूरा आइडिया था बनाने का, वो पूरा ही नहीं हो पाया। और ये आप मोस्टली सभी लॉज में देखेंगे। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स थे वो आज हमने ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो उसके बचे हुए हैं, लक्ष्मीकांत के। तो हम पूरा लक्ष्मीकांत से ही करेंगे। आज हम लोकल बॉडीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसकी अलग क्लासेस होंगी। तो ये सब हम एक साथ लेंगे। ठीक है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, थंबनेल के अंदर मैंने पूरे टॉपिक्स बताए हैं कौन से कहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये एनसीईआरटी करा, अब हम चलते हैं अपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत की तरफ, उसके नोट्स की तरफ। ज़रूरी है कि हम अच्छे तरीके से देख लें कि बेसिकली एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो हम पूरा कवर कर लें। ठीक है, तो आज हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे पूरा, जितने भी चैप्टर्स उससे रिलेटेड हैं, जितने भी नोट्स ज़रूरी हैं हमारे लिए। फिर जो बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है हमारे पास लक्ष्मीकांत रिलेटेड, वो हम 2-3 क्लासेस के अंदर कवर कर लेंगे। तो आपका इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है इस चैनल से, माइंड मैप्स बाय आकाश से, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वायदा है मेरा। किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, बेशक आप पढ़ रहे हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सारा पूरा काम करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 5 जो लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। पंचायती राज पहले पढ़ेंगे, जो 11th शेड्यूल में आती है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाई हुई हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब की गई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच केम इन 1992। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की झलक देती है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके डेवलपमेंट के अंदर, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। ये बेसिकली एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइंस है। पंचायती राज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कमेटीज कैसे आई, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आई बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने बोला कि 3 टियर पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्टली, तो प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा। डायरेक्टली यहाँ से पूछते हैं, और जो ज़रूरी है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इतनी बल्कि बुक से पढ़ने से बेटर है कि जो इज़ द और ये सब चीज़ें ये निकाल दो। कम से कम नोट्स बनाएं। 86 पेजेस में पूरी लक्ष्मीकांत कवर की हुई है, और डीडी बसु के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं इसमें, और एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी आपके लक्ष्मीकांत से। ठीक है, तो ये आपका काम पूरा हो जाएगा बेसिकली। ये इज़ द, और बेसिकली जो हर चैप्टर के पीछे 2-3 पेजेस तो इसी चीज़ के लिए होते हैं कि मतलब रेफरेंसेस कहाँ से लिए हुए हैं, स्टार बने हुए, सारी चीज़ें इसमें। आप इतनी बल्कि बुक उठाते हो, रिवीजन करने का भी हिम्मत नहीं बनती। यहाँ से आप 86 पेजेस से रिवीजन करोगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, चुटकी बजा के ऐसे काम हो जाएगा। नेक्स्ट कमेटी आती है अशोक मेहता कमेटी, जो आई 1977 में, 20 साल के बाद। इसने बोला नहीं यार, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम होने चाहिए। थर्ड कमेटी आई 1985 में। ठीक है, वो थी जीवी के राव कमेटी, उन्होंने बोला 2 टियर पंचायती राज सिस्टम ही चलने दो। दंतवाला कमेटी आई 1978 में, उससे पहले की थोड़ी सी, ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात कर रही थी। हनुमंत राव कमेटी की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आती है जीवी के राव कमेटी के 1 साल बाद एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो बोलती है, दोबारा टॉपिक उठाती है कि पंचायती राज को रिवाइटलाइज करना चाहिए। थुंगोन कमेटी 1989-88 में आई, जिसने फिर 3 टियर बोला, और उसके बाद गडगिल कमेटी भी आई, और उसने ही बोला 3 टियर होना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा कितने टियर की वो बात कर रहे थे और कौन से ईयर में आए थे। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, जब कमेटीज़ की बात आती है, वो उनका एवोल्यूशन पे बहुत ध्यान देती हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 का न्यू पार्ट डाला उसने, पार्ट 9 में, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसको बुलाया जाता था पंचायत, और ये आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक जाता है। 29 आइटम्स हैं इसके अंदर, जो आर्टिकल 243 जी में दिए हुए हैं। ये आर्टिकल्स इसलिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी पूछ लेता है इनसे। तो प्लीज़ ये आर्टिकल्स यहाँ मैंने जहाँ लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा।
ग्राम सभा है, ये एक्ट बोलता है कि ग्राम सभा होगी एज अ फाउंडेशन किसी भी पंचायती राज सिस्टम का, जहाँ पे जो 18+ होंगे वो डायरेक्टली मेंबर्स बन जाते हैं, उसके विलेज लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो विलेज असेंबली वो होती है। 3 टियर सिस्टम होगा, ये भी हम देख चुके हैं, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। इलेक्शन मेंबर्स और चेयरपर्सन कहाँ होगा? ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत विलेज के ऊपर जो होंगे, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी में दे विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। मेंबर्स ऑफ द पंचायत्स at the village, intermediate and district level shall be elected directly by the people। जो members होंगे हर बॉडीज के, वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे लोगों की तरफ से, लेकिन जो उनके लीडर्स होंगे बेसिकली वो वहां से इस तरीके से नहीं होते। रिजर्वेशन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है यार, हम पता नहीं क्यों खामखा इतना रेफरेंस बुक्स में उनको रेफरेंस के तरीके से नहीं पढ़ते हैं, हम रटना शुरू कर देते हैं कि शुरुआत करते हैं फर्स्ट आते ही लक्ष्मीकांत से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी है कि आपको एक बहुत अच्छे से बेसिक समझ आए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है बाइबल है यूपीएससी के डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर अ 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस, पंचायत को देता है सभी लेवल पे। वो डिसॉल्व की जा सकती है अपनी उससे पहले, और फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। ड्यूरेशन डिसोल्यूशन अगर हो जाए तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपके इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन जो पंचायत नई इलेक्ट होगी वो सिर्फ जो बचा हुआ टाइम होगा 5 साल में उसके लिए काम करेगी सिर्फ। डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है? अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन लेजिस्लेचर स्टेट कंसर्न, जो स्टेट बनाएगी बेसिकली। अंडरलाइंग एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस साथ में क्या लिखा हुआ है? देर शुड बी नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड इस ग्राउंड पे कि वो 25 साल से छोटा है अगर उसने 21 साल की एज ले ली हो। इसका मतलब इफ़ यू वांट टू गेट इलेक्टेड एज अ लीडर, एज अ चेयरपर्सन ऑफ दीज लेवल्स, तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 21 ईयर्स। लोकसभा में कितनी होती है? 25 ईयर्स, और राज्यसभा में होती है 30 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी एज है? 21 ईयर्स की एज चाहिए आपकी। स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल जो होता है इलेक्टोरल रोल्स का, किसके लिए? पंचायत के इलेक्शंस के लिए। वो किसके हाथ में होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। इसका जो अब जो ये बॉडी है वो कौन इलेक्ट करती है? वो करती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन करता है? गवर्नर। जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, इनकी कंडीशन सर्विस की और टेन्योर जो होगा ऑफिस का वो कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर। और जो रिमूवल होता है वो कैसे होता है? लाइक द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। ठीक है, जिस वे में हाई कोर्ट जज रिमूव होता है वैसे ही ये गवर्नर वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स रिमूव होते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट शैल आफ्टर एवरी 5 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, ताकि वो रिव्यू देख सके फिनेंशियल पोजीशन जो है पंचायत की उसको। गवर्नर है, इट इज प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत। ठीक है, अब कंपलसरी प्रोविजंस देखते हैं। पहले कंपलसरी क्या है जो करना पड़ेगा आपको ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करनी ही पड़ेगी किसी एक गांव के अंदर या ग्रुप ऑफ गांव के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर। डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए सभी सीट्स पे पंचायत के एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए टू द पोस्ट ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। इन पे जो चेयरपर्सन होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। वोटिंग राइट्स होंगे चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स ऑफ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, 21 ईयर्स टू बी द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, फिर आती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन दोनों में, एससी और एसटी दोनों के लिए होता है तीनों लेवल्स पे, और वही विमेन के लिए भी होता है। 5 साल का टेन्योर होगा, ठीक है, सभी लेवल्स के ऊपर, और होल्डिंग फ्रेश इलेक्शंस विद इन 6 मंथ्स इन द इवेंट ऑफ सपरेशन ऑफ एनी पंचायती। हमने देख लिया। एस्टैब्लिशमेंट होगी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ताकि वो कंडक्ट करा सके इलेक्शन टू दी पंचायत। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाए आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन देखी जा सके पंचायत की क्या होगी। ये भी कंपलसरी प्रोविजंस में आता है।
फिर हमने देखा था कि पीसा एक्ट 1996 का है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ में जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन है वहाँ तक उन एक्ट्स को पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि उनके कल्चर को भी ध्यान में रख के उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके उसके कुछ चीज़ें हैं जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला गया है। मतलब बेसिकली देखा जाए अगर एक्ट, तो बेसिकली ये अप्लाई तो नहीं होता है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ में, लेकिन पार्लियामेंट है वो अपने लॉज से कुछ एरियाज़ में सब्जेक्ट टू सच एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज इट में स्पेसिफाई, कुछ एक्सेप्शंस और कुछ मॉडिफाई करके वो इस पार्ट 9 जो है उसको अप्लाई कर सकती है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ में। इसी के तहत पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया विच इज़ पीसा एक्ट 1996, ठीक है, या उसको एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं, या पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अभी प्रेजेंटली 2019 में 10 स्टेट्स हैव शेड्यूल्ड एरियाज, अभी भी चल रहा है भाई। एवरी विलेज विल हैव अ ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन्स जिनके नेम्स कहाँ पे इंक्लूडेड होंगे इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल। नॉर्मल सेम वही चल रहा है। उन्होंने बोला कि हम रिकग्नाइज करेंगे इनके ट्रेडिशनल राइट्स को, ट्राइबल पीपल जो हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से फ्री कराएंगे और प्रोविजन देंगे उनको सेल्फ गवर्नेंस के, वो खुद को गवर्न कर सकें, कोई हस्तक्षेप ना हो। हर जो पंचायत होती है विलेज लेवल पे, इट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम सभा एक सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द अबव प्लान्स प्रोग्राम्स एंड सब्जेक्ट्स। जैसे हमने देखा था कि किसी भी ऊपर लेवल पे जो पंचायत लेवल्स पे होती है इंटरमीडिएट और फिर उस ऊपर वाले लेवल पे टॉप लेवल पे, तो वहाँ पे जब उनको कंसेंट लेनी पड़ेगी विलेज लेवल की पंचायत से, जब भी उनको यूटिलाइजेशन करना हो किसी फंड का किसी प्लान के लिए उस सब के लिए, तो ज़रूरी है इनको कंसेंट लेना उन ग्राम सभा मेंबर्स से। रिजर्वेशंस हैं in the scheduled areas in every panchayat shall be in proportion to the population of the communities for whom reservation is ought to be given under part 9 of the constitution। उनकी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के हिसाब से उन कम्युनिटीज़ को वहाँ पे डाला जाएगा। हाउएवर रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितना से कम नहीं होना चाहिए, शेड नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगर 200 सीट्स है तो 100 से नीचे शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन जितनी भी सीट्स हैं चेयरपर्सन की किसी भी लेवल पे, सभी चेयरपर्सन कहाँ से होने चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब से होने चाहिए। याद रख लीजिएगा ये शेड्यूल्ड ट्राइब से होने चाहिए जितने भी चेयरपर्सन हैं। लेकिन जब मेंबर्स की बात आएंगी तो 50% से कम नहीं होने चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 से कम नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो होती है माइनर वाटर बॉडीज़ की शेड्यूल्ड एरियाज़ में, वो किसको दी जाती है, पंचायत को अपने अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है बेसिकली लाइन, इसलिए मैं मार्क भी नहीं कर रहा हूँ उसको। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए ग्राम सभा की या पंचायत की, सेम ही है। अप्रोप्रिएट लेवल पे शैल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ माइनर मिनरल बाय ऑक्शन। जब भी आप ऐसे एरियाज़ में गवर्नमेंट जब भी एक्सप्लॉयटेशन करती है माइनर मिनरल्स के और ऑक्शन के थ्रू जब आप देते हैं, ग्रांट देते हैं किसी को लीज पे देते हैं ना बेसिकली, तो आपको जो पंचायत हैं उनसे प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में शायद डिफेंस एग्जाम में, जितना मुझे याद है, कि जब भी आप किसी को देते हैं माइनर मिनरल्स के लिए तो ऑक्शन करते हैं उस चीज़ का, तो उसके लिए आपको रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत से। फिर आता है पार्ट 9A जो ऐड किया गया पार्ट 9 के बाद, और 12 शेड्यूल में इसकी चीज़ें डाली हुई हैं म्यूनसिपैलिटीज़ की। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर, वो सिग्निफाई करते हैं गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लाइन सेम है, बस अर्बन एरिया और रूरल एरिया का फ़र्क है। सिस्टम जो है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत लाया गया। सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये 3 मिनिस्ट्रीज़ देखती हैं। पहली होती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दूसरी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स की बात आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कब देखती है, जब यूनियन टेरिटरीज होती हैं। 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। अब जो आगे डीपली हम देखते हैं लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं टच करते हैं वो इस टॉपिक को। डिफेंस एग्जाम्स में इतना डीपली नहीं पूछते हैं आपसे।
लॉर्ड मेयो का जो रेजोल्यूशन हुआ था 1870 के अंदर, जब वो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट ज़रूरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन 1870 का। फिर लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आया 1882 में, और उनको मैग्ना कार्टा बुलाया जाता है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। रॉयल कमीशन उसके बाद सेट हुई, ठीक है, ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वॉज अपॉइंटेड इन 1907 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1909। तो ये हैं कुछ जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। वो ओ तक था, ठीक है, ये 243 पी से 243 जी जी तक है। ठीक है, जी तक जाने के बाद फिर जी ए, जी बी, जी सी, जी डी, क्योंकि और जगह नहीं मिल रही थी करने की, इसीलिए 18 फंक्शनल आइटम्स हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के। वहाँ पे कितने थे अभी पढ़ाया था, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कितने थे। 27, 28, 29 या 30 कितने थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 243W के अंदर। जो भी मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ म्यूनिसिपल एरिया, जैसे उसमें होता है सेम। ठीक है, और उनको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिनको वार्ड्स बुलाया जाता है। तो म्यूनसिपैलिटी वार्ड होते हैं ना, किस वार्ड से हैं आप, वहीं के लोग जाके मेंबर को वो देते हैं, वोट देते हैं, फिर वहाँ से वो इलेक्ट होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से म्यूनिसिपल एरिया में। और क्या बोलता है, रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वीमेन, यहाँ पे भी रिजर्वेशन है। साथ में एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एवरी म्यूनसिपैलिटी, 5 साल का टर्म होना चाहिए, कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है अपनी टर्म से पहले। फर्दर द फ्रेश इलेक्शंस टू कंस्टिट्यूट अ म्यूनसिपैलिटी शैल बी कंप्लीटेड, 5 ईयर से पहले पहले, और जब डिसोल्यूशन हो जाए बेसिकली, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि एक्सपायरी ऑफ, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। सेम है, डिस्क्वालिफिकेशन भी है, वो बिल्कुल डिट्टो है, सेम है, दोनों जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स देख लेते हैं। पहले आता है हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये किस लिए बनाई गई थी, जो बिग सिटीज़ होती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, ये सब एरियाज़ के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। इनके पास 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे काउंसिल होती है लोगों वाली, कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, और एक कमिश्नर होता है। काउंसिल को कौन हेड करता है, मेयर। तो मतलब अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और आप जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस के लिए जाते हैं, वार्ड इलेक्शंस जब होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, तो आप जिसको इलेक्ट करते हैं वो क्या बनता है, काउंसलर। ठीक है, उसको बोलते हैं काउंसलर। ठीक है, तो वो कौन होगा, वो उस काउंसिल के लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इनको हेड कौन करता है, एक मेयर करता है। उसको असिस्ट करता है एक डेप्यूटी मेयर। ही इज़ इलेक्टेड इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स फॉर अ 1-year रिन्यूएबल टर्म। बहुत सारे स्टेट्स में ये जो मेयर और डेप्यूटी मेयर की जो पोस्ट है बेसिकली वो 1 year के लिए हो जाती है, उसके बाद फिर रिन्यूएबल होती है, वो रिन्यू होती रहती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होता है, ये जो कमिश्नर है बेसिकली, ये कौन होता है बेसिकली, ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं, IAS होते हैं, उनमें से बनते हैं लोग बेसिकली। ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर। ये एक ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो सेटअप कहाँ पे किया जाता है, बिग सिटीज़ के अंदर। फिर आती है म्यूनसिपैलिटीज़, जो छोटे टाउन्स होते हैं, स्मॉलर सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे किया जाता है। CEO या CMO बुलाया जाता है इसको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर। वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी म्यूनसिपैलिटी का। और कौन अपॉइंट करता है इसको, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। फिर आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया क्या होता है, एक एरिया जिसको नोटिफाई कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो किस लिए होती हैं, जो भी फास्ट डेवलपिंग टाउन होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जैसे हरियाणा में वो पानीपत और वो NCR वाला रीजन पड़ता है, और कोई ऐसा टाउन जो अभी तक सारी कंडीशंस जो हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाया है, अगर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर देखा जाए तो बेसिकली ट्रांजिशनिंग एरिया है, कि वो जा रहा है धीरे धीरे म्यूनिसिपैलिटी जितने लेवल पे, लेकिन अभी म्यूनिसिपैलिटी की पूरे जो कंडीशंस है उसको फॉलो नहीं करता है।
तो वहाँ पे नोटिफाइड एरिया बनाया जाता है, या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत चल रही हो या वो अभी म्यूनिसिपैलिटी बनने की हद तक नहीं पहुँचा है लेकिन अभी भी डेवलप तो कर रहा है, तो उनमें किया जाता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के में जैसे वहाँ पे तो इलेक्ट किए जाते हैं, ये एक पूरी नॉमिनेटेड बॉडी है, याद रखिएगा इसको। इसका मतलब जो भी मेंबर्स होंगे नोटिफाइड एरिया कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किए जाते हैं। फिर आता है टाउन एरिया कमेटी। एक टाउन एरिया कमेटी वो किस लिए सेटअप की जाती है? एक स्मॉल टाउन को एडमिनिस्टर करने के लिए। ये एक सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, ठीक है, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं इनके पास, जैसे ड्रेनेज देख लिया, रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, इन सब को देख लिया। ये एक सेपरेट एक्ट के थ्रू बनते हैं ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो एक टाउन एरिया कमेटी को नोटिफाई करने के लिए बेसिकली वो एक डिफरेंट एक्ट बनाती है। फिर आता है कैंटोनमेंट बोर्ड। ये इस्टेब्लिश किया जाता है सिविलियन पॉपुलेशन का, कहाँ पे? एक कैंटोनमेंट एरिया में, जो कैंटोनमेंट एरिया में जो सिविल पॉपुलेशन रहती है उसके लिए। इट इज सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था, उसके हिसाब से कैंटोनमेंट बोर्ड की बॉडी सेटअप होती है। कैंटोनमेंट बोर्ड में कौन होते हैं? पार्टली इलेक्टेड होते हैं और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। 5 साल के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सॉरी, जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन साथ में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो जब तक उस स्टेशन के अंदर अवेलेबल हैं वो तब तक उसके मेंबर्स रहते हैं। तो ये होता है सेटअप ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। फिर आता है टाउनशिप। ये वो टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट है जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है बाय द लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस, ताकि सिविक एमिनिटीज़ जो इम्पोर्टेंस हैं उनके स्टाफ और वर्कर्स को प्रोवाइड कर दी जा सके, जो उस हाउसिंग कॉलोनीज में रहते हैं उस प्लांट के आसपास। जैसे एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्रियल प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे, तो उसके स्टाफ और वर्कर्स के लिए उनको सिविक एमिनिटीज़, बेसिक जो हैं फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड की जा सकें, ठीक है, तो ये बनती हैं, ठीक है, और जो प्लांट के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए। और इसके लिए कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, देयर आर नो इलेक्टेड मेंबर्स। फिर आता है पोर्ट ट्रस्ट। ये उन एरियाज़ में बनते हैं जहाँ पे पोर्ट होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड, ठीक है, ये एरियाज़ जो हैं वहाँ पे दिखते हैं आपको, तमिलनाडु वाले पूरे रीजन, विशाखापट्टनम, इन सब में। दो पर्पज़ के लिए, मैनेज और प्रोटेक्ट किया जा सके पोर्ट्स को, और सिविक एम्यूनिटीज़ दी जा सके उन लोगों को जो पोर्ट वाले एरियाज़ में रह रहे हैं। और ये भी एक इसमें भी क्या होता है, एक पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है। कौन बनाता है? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी जो है हमारी, वो हम जो ये टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है, अभी चले काम करते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ को भी ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा टॉपिक है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरियाज, उसको भी कवर कर लेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एक ही क्लास के अंदर हम निपटा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज, ठीक है। यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं, पहले पहले यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे स्पेशल एरियाज, ठीक है। ये आता है पार्ट 8 के अंदर, और आर्टिकल 239 से 241 की तरफ देखता है। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बुलाता है टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उसके अंदर है वो 3 कैटेगरीज में है। एक होती है स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की, और वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी एक्वायर कर ले किसी भी वक्त। ब्रिटिश रूल के दौरान कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स बुलाया जाता था 1874 में, उनको कंस्टिट्यूट किया गया वैसे। लेटर उनको बुलाया गया चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। फिर जब इंडिपेंडेंस के बाद 1956 में क्या हुआ, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट चल रहा था और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 भी पास हुआ था, तो उनको यूनियन टेरिटरीज बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा जो आज हैं स्टेट्स, वो एक टाइम पे यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। अभी के लिए कौन से हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। ये आपको पता है सारे नाम, ये आराम से देख सकते हैं आप। देख लीजिए फॉर्म कब हुए थे 1956 में, कौन? अंडमान निकोबार आइलैंड्स 1956 के अंदर ही, दिल्ली, लक्षद्वीप भी उसी वक्त पे, पुडुचेरी 1962 में जब वहाँ पे पोर्चुगीज़ को भगाया था वहाँ से, ठीक है, मिलिट्री एक्शन से। चंडीगढ़ 1966 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, वो 2019 में बनी है, और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दियो को एक साथ बना दिया गया इन 2019।
हर यूनियन टेरिटरी है वो एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट की तरफ से, जो एक एडमिनिस्टर के थ्रू जिसको वो अपॉइंट करेगा, वो एक, देखो प्रेसिडेंट खुद जा नहीं सकता, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है उसके बिहाफ पे जो आगे काम चलाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट ये आए कि यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्टर करता है, तो वो करता है प्रेसिडेंट। जो एडमिनिस्टर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरी का, वो कौन होता है, एक एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, और कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं होता है लाइक गवर्नर। वैसे बोला जाता है गवर्नर भी एजेंट है, लेकिन गवर्नर क्या है, एक हेड ऑफ स्टेट है, किसी भी स्टेट का एक हेड है, लेकिन ये हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी नहीं है। सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही है, लेकिन प्रेसिडेंट एज एन एजेंट उसको करता है, ठीक है, और वो एडमिनिस्टर करता है पूरे यूनियन टेरिटरी को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और उसको देखता है, चलाता है। प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकता है द डेजिग्नेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, चीफ कमिश्नर हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटर। ये प्रेसिडेंट के हाथ में है उसको क्या बुलाए। अभी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इन एरियाज में कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो बुलाना बुला सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर होता है चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी की है वो 1963 में, दिल्ली की 1992 में, एंड जम्मू कश्मीर की 2019 में। उनको क्या बोला कि हम एक लेजिस्लेटिव असेंबली देंगे आपको, और कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे। स्टेट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का वो इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यहाँ जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, उसको यहाँ भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया 3 यूनियन टेरिटरीज में, 1963 इन पुडुचेरी, 1992 इन दिल्ली, एंड इन 2019 इन जम्मू एंड कश्मीर। बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसका ज्यूरिसडिक्शन है ओवर 2 यूनियन टेरिटरीज, कौन से, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कलकत्ता के अंदर आते हैं, हाँ कलकत्ता के अंदर आते हैं। चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा के अंडर आते हैं, और लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी जो है वो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है इज द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 यूनियन टेरिटरीज, किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दोनों के लिए। स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ दिल्ली के लिए भी। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 आया, जिसने एक स्पेशल स्टेटस दिया यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, और उसको एक नया नाम दिया एनसीटी दिल्ली, जिसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे बिठा दिया गया एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर या लिeutenant गवर्नर। यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए दिल्ली के लिए। चीफ मिनिस्टर वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रखिएगा इसको। दिल्ली के अंदर आपको लग रहा हो क्योंकि वो गवर्नर है, लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी है वो हेड ऑफ स्टेट नहीं है। हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट ही हैं, तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ से होंगे, जैसे सेंटर में होता है वैसे यहाँ पे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्लीज याद रखिएगा इसको। फिर आता है हमारे पास शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, जो पार्ट 10 के अंदर आता है, और आर्टिकल 244 इसके बारे में बात करता है। ये क्या होता है, एक स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देता है, किसको, कुछ एरियाज को, जहां पे शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज जिनको डेजिग्नेट किया गया है। 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके साथ डील करते हैं, उन शेड्यूल्ड एरियाज और उन शेड्यूल्ड ट्राइब से जो सब स्टेट्स में है, एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनके अलावा जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे किसी अगर स्टेट में, तो वो 5th शेड्यूल के अंदर आता है। बाकी इन 4 स्टेट्स के जो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो 6th शेड्यूल में कवर होते हैं, किसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज कौन होंगे, अब प्रेसिडेंट के पास पावर है डिक्लेयर करने की कि कोई एरिया शेड्यूल्ड एरिया होगा कि नहीं होगा, उसके एरिया को बढ़ाना या कम करना, उसकी बाउंड्री को थोड़ा चेंज करना, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है कि वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, किसके कंसल्टेशन के साथ, गवर्नर के, ठीक है। लेकिन पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। शेड्यूल्ड एरियाज को डिक्लेयर करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर को देख लें।
executive of power of a state extends to the scheduled areas therein, but the governor has a special majority regarding these areas. ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है वो एक्सटेंड होती है शेड्यूल्ड एरियाज पे, लेकिन गवर्नर के पास कुछ ज़्यादा स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन एरियाज को लेकर. लॉज जो होंगे एप्लीकेबल शेड्यूल्ड एरियाज में, गवर्नर के पास पावर है. गवर्नर के पास, याद रखिएगा, जो लॉज यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं वो पावर किसके पास है? गवर्नर के पास. एरियाज के साथ छेड़छाड़ और उसको डिक्लेयर करना, इंक्रीज डिक्रीज करना, वो प्रेसिडेंट के पास है. लेकिन कौन से ऐसे लॉज हैं पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, कितने अप्लाई होने चाहिए और कितने नहीं अप्लाई होने चाहिए, वो पावर किसके पास है? गवर्नर के पास. वो बोलेगा ये वाला लॉ जो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का है वो ही इतना लगना चाहिए और इतना कम ही लगना चाहिए इस एरिया पे. वो पावर किसके पास है? गवर्नर के. ठीक है, कौन से लगने चाहिए, कौन से नहीं लगने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 6 शेड्यूल, उनके पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. गवर्नर को बोला गया है ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ होते हैं? इन 6th शेड्यूल वाले स्टेट्स में. तो वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है इन एरियाज को, या इनका नाम तक चेंज कर सकता है. ये पावर्स किसके पास हैं इस बार? गवर्नर के पास. जब हम बात करते हैं 6th शेड्यूल की, नॉट 5th शेड्यूल. पहले हम बात कर रहे थे शेड्यूल्ड एरियाज और वो 5th शेड्यूल की बात कर रहे थे. अब बारी आती है 6th शेड्यूल की. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स. मतलब कुछ स्पेसिफिकेशंस या मॉडिफिकेशंस के बाद लग सकती हैं जो गवर्नर डिसाइड करता है, अदरवाइज इन पे अप्लाई डायरेक्टली नहीं होती हैं. ठीक है, तो स्पेशल मॉडिफिकेशंस या एक्सेप्शंस के तरीके से गवर्नर इन पे अप्लाई करवा देता है. ठीक है, अब इसमें आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ में जो मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि शेड्यूल्ड एरियाज़ को डिक्लेयर कौन करेगा कि ये शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं. प्रेसिडेंट के पास पावर है. क्या पार्लियामेंट के लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ कितने लगने चाहिए, कैसे, सिर्फ यही पूछते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते. तो प्लीज़ अपना दिमाग मत खपाइएगा. आपको लग रहा है ये कन्फ्यूजिंग है क्योंकि आप, मतलब बेसिकली क्या है ना कि आपके लिए सब कुछ नया है, लग रहा है कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना ही याद रखिएगा कि 2 तरीके से हैं. एक 5th शेड्यूल जिसमें वो सब शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो सभी स्टेट्स में आते हैं एक्सेप्ट 4 स्टेट्स. वो जो 4 स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो आते हैं 6th शेड्यूल में. क्या नाम है उनका? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. उसके अलावा जिन भी स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो आएंगे 5th शेड्यूल के अंदर स्टेट्स. लद्दाख की डिमांड चल रही है 6th शेड्यूल की, इफ़ यू रिमेंबर, अभी चल रहा है पूरा न्यूज़. तो बेसिकली समझ आ रहा है 5th और 6th शेड्यूल क्या है. तो प्लीज़ इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा सर मत खपाइएगा अपना, बहुत परेशान हो जाएंगे. ठीक है, सिर्फ इतनी ही ज़रूरत थी आपको. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर कितने लोग होते हैं, ये वो कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कोई नहीं पूछता. एटलीस्ट यूपीएससी में नहीं पूछेगा कोई भी. टेस्ट सीरीज में अगर आपको दिख जाएंगे सो दे आर ट्राइंग टू जस्ट मेक योर एग्जाम डिफिकल्ट. अदरवाइज वो कामयाब नहीं है वो डेटा, क्योंकि वो डेटा इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है आपसे. ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास. यहाँ पे हमने सभी लोकल गवर्नमेंट्स को डिटेल के अंदर देखा. ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अदरवाइज हमारा जो वो है टेलीग्राम चैनल, उसको फॉलो कर सकते हैं, टारगेट IB एग्जाम्स. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे कवर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक ही क्लास के अंदर. ठीक है, तो तब तक आप ये क्लास देखिए, कंप्लीट कीजिए. कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.